नमस्कार, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, सुप्रभात, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज चुनाव का पर्व है और लोकसभा चुनाव के पहले दौर के लिए आज 21 राज्यों की 102 सीटों पर चुनाव होने हैं। तो बड़ी खबर यह है कि अब से ठीक 1 घंटे बाद ये वोटिंग शुरू हो जाएगी। मतदान की हर खबर और हर तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए आपका चैनल ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हर सीट क्यों अहम है और हर सीट का चुनावी गणित क्या है, एक एक पहलू आप तक पहुंचाने के लिए और आपको बताने के लिए हमने पूरी तैयारी की है। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ कनेक्ट होंगे और मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा सचदेवा मौजूद हैं, जो ग्राफिक्स के जरिए चुनाव का हर एंगल आपके सामने लाएंगी। तो सबसे पहले कहां-कहां चुनाव है, कौन-कौन से वहां पर उम्मीदवार हैं और ये सब कुछ, ये सारी डिटेल्स आपको पूजा बताने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो अब चलते हैं पूजा के पास इसके लिए। लेकिन पूजा के पास जाने से पहले आपको जरा कुछ यहां भी डिटेल्स दे दें जो यहां पर हमारे पास मौजूद हैं। देखिए, 102 सीटों पर आज मतदान है और कुल राज्य और यूनियन टेरिटरीज 21 हैं, जहां पर कुल 102 सीटों पर आज मतदान होना है। कहां-कहां पे देख लीजिए, तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर आज ही मतदान होगा। मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। असम में 5 सीटों पर, अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटों पर, मणिपुर में 2 पर, नागालैंड में 1 पर, राजस्थान की 12 सीटों पर, कुल 25 है, 12 पर आज पहले चरण में मतदान होना है। महाराष्ट्र में 5 सीटों पर, बिहार में 4 सीटों पर, छत्तीसगढ़ में 1, मेघालय 2, सिक्किम 1, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर, उत्तर प्रदेश में सभी 7 चरणों में मतदान होना है, लेकिन 8 सीटों पर पहले चरण में, उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर आज ही मतदान होना है, पश्चिम बंगाल 3 और ये तमाम राज्यों की सीटें आपने देखी। और अब चलेंगे पूजा के पास, वो आपको और ज्यादा विस्तार में और ज्यादा डिटेल में इन सीटों के बारे में और इस पर होने वाले मतदान के बारे में बताने वाली है। ओवर टू यू पूजा। धन्यवाद राजेंद्र देव। देखिए, पहले चरण की 10 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। देखिए, 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान होना है। 2024 के लोकसभा चुनाव का ये सबसे बड़ा चरण है। कुल 7 फेजेस में चुनाव होने हैं और ये सबसे बड़ा चरण है। पहली बार लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की परीक्षा। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 39 सीटों पर वोटिंग। 16 करोड़ 63 लाख वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मोदी सरकार के 11 मंत्रियों और 7 पूर्व मुख्यमंत्रियों का फैसला आज कैद होगा। नितिन गडकरी, किरण रिजिजू, भूपेंद्र यादव जैसे दिग्गज उम्मीदवार भी पहले फेज में चुनाव लड़ रहे हैं। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ पहले चरण में सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव के लिए भी वोटिंग। इसके अलावा आज 10 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में वोटिंग का काम पूरा हो जाएगा। तो ये 10 महत्वपूर्ण बातें राजेंद्र देव। बिल्कुल, पूजा सचदेवा ने बताया आपको कि 10 बड़ी बातें क्या थी इस चुनाव के लिए। और हमारे तमाम संवाददाता, हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ कनेक्ट हैं। वो कहां पर मौजूद हैं, कौन कौन से लोग हैं, ये आपको बता दें। अभिषेक उपाध्याय यूपी के सहारनपुर से हमारे साथ कनेक्ट हैं। इसके अलावा संजय त्रिपाठी उत्तराखंड के नैनीताल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निधिश्री बिहार के गया से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मृत्युंजय सिंह महाराष्ट्र के चंद्रपुर से लाइव कनेक्ट हैं। इसके अलावा मनीष शर्मा राजस्थान की राजधानी जयपुर से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। मनोज्ञा लोईवाल असम के डिब्रूगढ़ से हमारे साथ सीधा जुड़ी हुई है। रविकांत मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से लाइव है। जेपी त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के बस्तर से लाइव। आशीष पांडे तमिलनाडु के कोयम्बटूर से लाइव कनेक्ट है। और इसके अलावा अजय बाचलू जम्मू कश्मीर के उधमपुर से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं और वहां पर सहारनपुर में आज मतदान होना है, वहां से कनेक्ट है अभिषेक उपाध्याय। उनके पास चलते हैं और चूंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं है वोटिंग शुरू होने में, तो अभिषेक से जानेंगे कि वहां पर वो क्या तैयारियां देख रहे हैं। अभिषेक। बिल्कुल, देखिए, हम इस समय सहारनपुर का ये एसयूएम पोलिंग सेंटर है और यहाँ पर अभी सुबह के समय हमको यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि जो मॉक ड्रिल होती है वो कंप्लीट हो चुकी है। जो अधिकारी हैं यहाँ मौके पर आ चुके हैं और सारी जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं। मतदान के शुरू होने की प्रतीक्षा है। मॉक ड्रिल आप लोगों की हो गई है? कंप्लीट हो गई है। इंतजार है वोटर्स का। कितने बूथ होंगे यहाँ पर टोटल आपके?
तो सबसे देखिए अहम बात यह है यहाँ पर कि यूपी पश्चिम यूपी की बात करें तो 8 सीटें हैं और 8 सीटों में इस बार जो कॉम्बिनेशन बदला आरएलडी और बीजेपी साथ आई है उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर बदली हैं गतिविधियां और 8 में से 4 सीटें ऐसी हैं, ये भी मैं कहूंगा राजेंद्र, जहां बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो किस तरह से वोटों का डिवीजन होता है और किस तरह से पोलराइजेशन होता है, निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा और आप दिखा भी रहे हैं तस्वीरें वहां की, जहां पर मतदान कर्मी बिल्कुल तैयार है, जबकि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होना है। अब हम अपने दूसरे सहयोगियों के पास चलेंगे और संजय त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तराखंड पे। वहां पे सारी 5 सीटों पर आज मतदान होना है। नैनीताल से संजय हमारे साथ कनेक्ट हैं, आइए उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो वहां पर किस तरह की तैयारी देख रहे हैं। संजय, देखिए राजेंद्र, देवभूमि उत्तराखंड की 5 सीटों पर आज मतदान होना है। 5 जगह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सीधी टक्कर है और आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो अपने गृह जनपद में मौजूद है और खटीमा जो उनका वोटिंग के लिए इलाका है, वहां से जा करके जो विधानसभा है वहां पर वोटिंग करेंगे। तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की पूरी हैं। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि मोदी की गारंटी और सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन पर ये चुनाव होगा और उत्तराखंड की देवभूमि उनको जिता करके 5 सीटों पर कमल खिलाएगी। और इसी तरह का कुछ दावा कांग्रेस पार्टी भी कर रही है कि पिछले 10 सालों में उत्तराखंड के विकास में बहुत कुछ नहीं हुआ है, केवल वादे किए गए हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे में जो जनता है वो उन पर भरोसा करेगी और उन्हें ही जो उनका चुनाव निशान हाथ का पंजा है उस पर मतदान करेगी और उनको लोकसभा तक पहुंचाएगी। ये अलग बात है कि पिछले 2019 का लोकसभा चुनाव हो या 2014 का लोकसभा हो, भारतीय जनता पार्टी की जीत उत्तराखंड में हमेशा प्रचंड रही है। इस बार 4 जून को देखना होगा कि उत्तराखंड देवभूमि का मिजाज क्या है। राजेंद्र, बिल्कुल ठीक कहा आपने, 4 जून को नतीजे साफ हो जाएंगे, लेकिन वो नतीजे क्या होंगे उसकी शुरुआत आज हो जाएगी वहां पर जब मतदान होगा। तो अब हम चलेंगे पूर्वोत्तर के राज्य असम, जहां पर मौसम करवट बदल चुका है और राजनीतिक मौसम अब वहां पर क्या बन रहा है, कैसे लोग वोट करेंगे, क्या व्यवस्था है, ये सब कुछ बताने के लिए मनोज्ञा लोईवाल वहां से हमारे साथ कनेक्ट हैं। मनोज्ञा, आप क्या देख रही हैं वहां पर, क्या तैयारी आपको दिखाई दे रही है? सुबह ये कहना तो बनता है कि जहाँ पर सब लोग 30 से 40 डिग्री सेल्सियस में हैं, मैं यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस और बारिश के बीच में चाय बागानों को देख रही हूँ। लेकिन क्या पूर्वोत्तर भारत में 2016 में जब असम में पहली बार कमल खिला था, ठीक उसी तरह से ये मौसम भी उसको मदद करेगा कि नहीं? क्योंकि पूर्वोत्तर भारत की सीटों में आज ही मणिपुर की 2 सीटों पर फैसला होना है, नागालैंड, त्रिपुरा की 1 सीट। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल एक ऐसा राज्य जहां पर इस बार 10 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी अनकंटेस्टेड जीत चुकी है। 60 पूरी विधानसभा में सीटें हैं। लेकिन मैं जहां पर हूं ये बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यही पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्वोत्तर भारत में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और वर्तमान में यहां से सांसद और केंद्रीय मंत्री की सीट है। सीट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 2016 की जीत और उसके बाद 2021 की जीत के बाद असम में लगातार बीजेपी ने अपना परचम तो लहराया है, लेकिन मॉक ड्रिल के साथ इस समय तैयारियां पूरी हैं। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। आज ही यहां पर फैसला हो जाएगा करीब 10,000 पोलिंग बूथों पर, जिसमें 200 से ज्यादा सेंसिटिव है। याद रखिए कि पूर्वोत्तर भारत में गतिविधियों में मिलिटेंसी हमेशा बहुत बड़ा मुद्दा रही है, लेकिन इस बार कह रहे हैं औकू एक बार मोदी सरकार। लेकिन ये तो अखमिया में कहा जाता है। ये बताया जाता है कि आज सिक्किम में भी, क्योंकि वहाँ की 40 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव है, तो ये आज इस पूर्वोत्तर भारत में जिस तरह से तापमान गिर रहा है, क्या उसी तरह से राजनीति का तापमान भी गिरेगा कि और ज्यादा बढ़ेगा? देखिए, ये तो तय है मनोज्ञा के राजनीति का तापमान ऊंचा ही रहेगा, और खासकर तब जब वहां पर पूर्वोत्तर में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए भी मतदान होना है। तो आप वहां पर बड़ा खुशमिजाज मौसम है बता रही हैं। बहरहाल राज्यवार हमारे जो संवाददाता जुड़े हुए इन सबके पास चलेंगे, लेकिन हमारी सहयोगी पूजा के पास बहुत सारी डिटेल्स हैं उन सीटों के बारे में और राज्यों के बारे में जहां पर आज मतदान होना है। तो फिर से एक बार पूजा के पास चलने का वक्त है। ओवर टू यू पूजा। धन्यवाद राजेंद्र देव। देखिए, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 4 जून को पता लगेगा, लेकिन टक्कर किसकी कितनी कड़ी है, कहां पर है, बिहार की हम सबसे पहले बात करेंगे। और बिहार की जो स्क्रीन है हमने आपके टीवी स्क्रीन पर रखी, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं बीजेपी वर्सेस आरजेडी, ये जो टक्कर है 2 चेहरों की, यहां पर आपको साफ नजर आ रही होगी। सुशील सिंह
और साथ में यहाँ पर अजय। और इसके अलावा देखिए गया में HAM और RJD के बीच टक्कर होनी है और कुमार सर्वजीत RJD के उम्मीदवार हैं जो इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा बिहार की और कौन सी महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर नजर आएगी? नवादा में देखिए बीजेपी और RJD के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, बीजेपी और RJD के बीच। इसके अलावा जमुई में देख लीजिए, यहाँ पर LJP और RJD के बीच कड़ी टक्कर आपको देखने को मिलेगी। तो कई बिहार की ऐसी महत्वपूर्ण सीटें जहां पर कड़ी टक्कर मानी जा रही है। और देखिए निधि श्री के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं, गया में वो इस वक्त मौजूद हैं। निधि श्री, आप गया में हैं और यहाँ पर आज मतदान होना है पहले फेज का, कितना इंपॉर्टेंट, क्या तैयारी और किस किस के बीच कांटे की टक्कर आपको वहां पर नजर आ रही है? निधि श्री। बिल्कुल पूजा, देखिए मोक्ष की धरती गया में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इसे गौतम बुद्ध की नगरी भी कहा जाता है, बोध गया, जहाँ पर विशेष तौर पर मेरी मौजूदगी है। और पूर्व मंत्री बिहार सरकार के कुमार सर्वजीत वर्सेस बिहार के मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी के बीच सीधी टक्कर है। वैसे तो यहाँ कुल 14 उम्मीदवार है, लेकिन एक बार मैं आपको क्विकली मतदान केंद्र की तस्वीर दिखाती हूँ। चूंकि मैं सुदूर गाँव के इलाके में हूँ, यहाँ 3 मतदान केंद्र हैं और मॉक ड्रिल जो है वो खत्म हो चुका है। इंतजार किया जा रहा है 7 बजने का, जिसमें मेरे हिसाब से 50 से भी कम मिनट का समय बाकी है और मतदान जो है वो शुरू होगा। लेकिन कुछ लोग मुझे मिल गए हैं यहाँ पर जो सुबह पहुँच गए हैं यहाँ मतदान शुरू होने से पहले। और आप समझिए कि ये गांव का इलाका है और गांव के लोगों के जो ग्रामीण हैं उनका मिजाज समझने की कोशिश कीजिए कि 7 बजे से पहले ये पहुँच गए। क्या आपको पता नहीं था या सोचे कि ठंड में आकर चुनाव दे दे? चुनाव पता है 7 बजे से 4 बजे यहाँ पर वोटिंग होगा। आ गए आप लोग को वोट देने के लिए और सहयोग करने के लिए। आप? हाँ, सुबह इसलिए कि मौसम अभी ठंडा रहता है और दिन में अब यहाँ पे गर्मी, गया जिला है, गर्मी बहुत काफ़ी पड़ती है यहाँ पे, इसलिए सोचे कि सुबह में लाइन भी लग जाती है, आधे घंटे के बाद यहाँ पे लंबी लाइनें हो जाएगी। और यहाँ पे वोटिंग बहुत ज़्यादा होता है, 75% से ऊपर ही पोल होती है यहाँ पे। सुबह सोचे कि दे लाते हैं वोट, फिर अपना काम में लग जाएंगे। 7 बजेगा तब तो खुलेगा मतदान। सुबह 7 बजे में थोड़ी घड़ी बहुत जल्दी बज जाती है, इसीलिए सुबह चला है और ज़रा वॉक भी हो गया इधर के। हाँ, चाय पानी हुआ कि नहीं हुआ? चाय पानी पी गए हैं, काम करना भी है, सोचे कि चले सवेरे वोट मार के अपना काम कर चलेंगे। सुबह सोचे कि ठंडा में दे देंगे। ये सुबह सबको लगा कि चूंकि गया में गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ का तापमान, और इसलिए भी जल्दी वोट देकर आ जाए, इसलिए लाइन में ज़्यादा लंबा इंतजार ना करना पड़े, ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। और गया के बारे में हम बातचीत कर रहे थे कि कुमार सर्वजीत वर्सेस जीतन राम मांझी, ये मुकाबला बड़ा रोचक है। हालांकि अभी 7 बजे से मतदान होना है और ये मतदाताओं के ऊपर निर्भर करता है कि आज इनके हिसाब से गया में कौन अगला सांसद बनेगा। लेकिन मतदाताओं में उत्साह है निधि श्री, ये बिल्कुल साफ है। और 7 बजने में अभी वक्त है, 45 मिनट तकरीबन बाकी है, लेकिन उसके पहले मतदाता वहां पर मौजूद हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि मतदान शुरू हो और वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। क्या राजस्थान में भी ऐसा ही उत्साह है? क्योंकि वहां पर 12 लोकसभा सीटों के लिए आज ही पहले चरण में मतदान होना है और वहां पर क्या तैयारी है, मतदाताओं में क्या उत्साह है, ये सब बताने के लिए मनीष शर्मा हमारे सहयोगी वहां से लाइव कनेक्ट है। मनीष, इस वक्त आप राजस्थान में किस लोकसभा सीट पर मौजूद हैं जहां पर मतदान होना है और क्या देख रहे हैं? राजेंद्र, राजस्थान की आज जैसा आपने बताया कि कुल 12 लोकसभा सीटों पर मतदान शुरू होगा। मैं इस वक्त जयपुर शहर की सीट पर हूं और आदर्श नगर ये इलाका कहलाता है और यहाँ का एक मतदान केंद्र आप देखें, यहाँ पर मॉक ड्रिल जिसको कहते हैं वो यहाँ पर पूरी हो चुकी है। सुरक्षाकर्मी अपनी पूरी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं और सबसे अहम बात कि आधा राजस्थान आज मतदान करेगा। राजेंद्र, 13 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है, लेकिन जयपुर शहर और ग्रामीण ये वो सीटें हैं जहां पर आज मतदान होगा। और बात अगर केंद्रीय मंत्रियों की जाए तो अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा जो दूसरे मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जो अलवर संसदीय सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, इन दोनों की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। फिलहाल मतदान केंद्रों पर लाइनों जैसी स्थिति नहीं है क्योंकि शहरी इलाके का ये मतदान केंद्र है। मॉक ड्रिल अपनी तरफ से तमाम मतदान टोलियों ने पूरी कर ली है और कुछ ही देर में उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर जो लोग हैं पहुँचेंगे मतदान के लिए।
कुछ ही देर बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो कि सांगानेर विधानसभा सीट में अपना मत देने जाएंगे अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ, 7:30 बजे उन्हें अपना मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डालना है। इसी तरीके से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी राजस्थान में जो मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर, ये वो तमाम लोग हैं जो अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और सुबह तकरीबन 9 बजे तक इन तमाम लोगों के वोट डाल दिए जाएंगे और उसके बाद ये लोग अपने अपने इलाकों में मतदाताओं के बीच जाकर उन्हें वोटिंग के लिए प्रेरित करेंगे। जी राजेंद्र। बिल्कुल मनीष, आपने बताया कि वो बड़े चेहरे कौन से हैं जो आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और आप कहां पर मौजूद हैं, लेकिन कहां पर कौन सा मुकाबला दिलचस्प है, कौन से बड़े चेहरों के बीच में है, ये सब कुछ बताने के लिए पूजा एक बार फिर से तैयार है। पूजा के पास चलने का वक्त है। ओवर टू यू पूजा। बिल्कुल राजेंद्र देव, हम महाराष्ट्र की बात करेंगे, कांटे की टक्कर किस किस के बीच वहां पर देखने को मिलेगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सीट जो कि नागपुर की है, केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी वहां से उम्मीदवार हैं और देखिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सीट है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी रह चुके हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं और नागपुर से लगातार वो 2 बार के सांसद हैं और तीसरी बार अब वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीट जहां पर नितिन गडकरी चुनावी मैदान में है। 1989 से लेकर 2014 तक महाराष्ट्र के एमएलसी भी रह चुके हैं नितिन गडकरी। महाराष्ट्र सरकार में पीडब्ल्यूडी विभाग में मंत्री भी रहे हैं, तो कई इंपॉर्टेंट विभाग उनके हिस्से में आए, उनको जिम्मेदारी मिली। 2014 में पहली बार वो नागपुर से सांसद बने थे, फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा जीत हासिल की और अब तीसरी बार वो चुनावी मैदान में है। तो ये थे नितिन गडकरी जो कि नागपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मुंबई पुणे के बाद महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर है नागपुर। इसकी अहमियत इतनी ज्यादा क्यों है ये भी आपको बता रहे हैं। महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यावसायिक सेंटर भी नागपुर को कहा जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी नागपुर है जहां से नितिन गडकरी चुनावी मैदान में है। इसके अलावा ऑरेंज सिटी के नाम से मशहूर है नागपुर और बाबा साहेब आंबेडकर ने नागपुर में ही दीक्षा ली थी। तो कई ऐसी महत्वपूर्ण और रोचक बातें नागपुर के बारे में जहां पर आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है। तो नागपुर की अहमियत काफी ज्यादा है और महाराष्ट्र से सीधे इस वक्त हमारे साथ मृत्युंजय सिंह जुड़ चुके हैं। उनसे ज्यादा जानकारी ग्राउंड जीरो पर क्या चल रहा है वो ले लेते हैं। मृत्युंजय, क्या देख पा रहे हैं आप? थोड़ा ही समय बाकी है वोटिंग शुरू होने में, कितना उत्साह मतदाताओं के बीच? मृत्युंजय। पूजा, आपने जैसा कि नागपुर के बारे में जिक्र कर ही दिया है। महाराष्ट्र में 5 सीटें हैं। नागपुर के अलावा रामटेक, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली और चंद्रपुर, ये अन्य 4 सीटें हैं। मेरी मौजूदगी चंद्रपुर में है जो कि जंगल और बाघों के शहर के रूप में जाना जाता है और चंद्रपुर में भी बड़ी दिलचस्प लड़ाई है। मैं जहां पर मौजूद हूं ये जटपुरा गेट है, बहुत मशहूर है, ऐतिहासिक शहर है। इसे 27 यहाँ पर कोयला की खदानें हैं, इसीलिए ब्लैक गोल्ड, सिटी ऑफ ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। और ताड़ोबा टाइगर रिजर्व सेंटर भी है जहाँ दूर से लोग सैलानी यहाँ पर आते हैं टाइगर देखने के लिए। और देखिए यहाँ भी बहुत ज़्यादा उत्साह है। अभी 7 नहीं बजे हैं लेकिन आपको चौक चौराहे पर लोग नज़र आ जाएंगे। अभी चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने अपने आईडी कार्ड तैयार रखे हैं। यहाँ से वो सीधे जाएंगे और मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तमाम जो लोग हैं, आंटी आज आपके यहाँ पे चुनाव है, तैयारी है आपकी? तैयारी है। अभी जाएंगे सीधा वोट करने यहाँ पर? 12 बजे जाएंगे, अभी धंधा करना है। अच्छा ठीक है, रोजगार भी जरूरी है। देखिए काम कर रही है, उसके बाद में जाएंगे वोट करने। वोट करने जाएंगे आप? हाँ जाएंगे ना भाई। उत्साहित हैं? हाँ। बताइए, आज से लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो गया, तैयारी है मतदान की? पूरी तैयारी है हमारी। अच्छा। पूरी तैयारी है। इन मुद्दों को ध्यान में रख के जाएंगे मतदान करने? विकास, खाली विकास विकास विकास, खाली अपने लोकल का विकास नहीं होकर देश का विकास भी होना चाहिए। देश का भी विकास होना चाहिए, स्थानीय विकास होना चाहिए, नाश्ता चलते रहना चाहिए। मतदान भी करेंगे? बिल्कुल मतदान करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई। तो देखिए पूजा, आपने देखा तमाम जो चंद्रपुर के लोग हैं उनकी पूरी तैयारी है मतदान केंद्रों पर जाके मताधिकार का प्रयोग करने की। आपको बता दें कि चंद्रपुर में बड़ी दिलचस्प लड़ाई है। यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला है वो सुधीर मुनगंटीवार, जो कि बीजेपी के मंत्री है यहाँ शिंदे सरकार में, 6 बार के विधायक हैं, वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और प्रतिभा धानोरकर जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। प्रतिभा धानोरकर के पति यहाँ से सांसद थे पिछली टर्म में, उनका पिछले साल निधन हो गया था, उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला चंद्रपुर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा मुकाबला देखने को मिल रहा है हॉट सीट्स पर। आप रहिए हमारे साथ, हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हर तस्वीर, हर खबर आप तक पहुंचाएंगे।
बहुत स्वागत आप सभी का इस ग्रैंड कवरेज में। लगातार हम आपको तमाम डिटेल्स दे रहे हैं, तमाम उम्मीदवारों के बारे में बता रहे हैं और किसने क्या वादा किया इन चुनाव में ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। देखिए, बीजेपी ने कहा 80 करोड़ परिवारों को अगले 5 साल तक मुफ्त राशन स्कीम है। कांग्रेस का कहना है राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए रोजाना होगी। ये वादे किए गए इन चुनाव में। बीजेपी ने कहा 70 साल से ज्यादा के सभी बुजुर्ग आयुष्मान योजना के दायरे में आएंगे। कांग्रेस पार्टी का यह वादा है कि इलाज के लिए 25 लाख तक का बीमा लोगों को दिया जाएगा। बीजेपी ने वादा किया कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। कांग्रेस ने वादा किया स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी दी जाएगी किसानों को। बीजेपी ने वादा किया कि एक देश एक चुनाव को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस ने वादा किया कि राष्ट्रव्यापी सामाजिक आर्थिक सर्वे और जाति जनगणना कराएंगे। ये बड़े वादे हैं पार्टियों के। बीजेपी ने कहा देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। और कांग्रेस ने कहा आरक्षण पर बात की 50% से ज्यादा कर देंगे। बीजेपी ने कहा पूरे देश में वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार किया जाएगा। कांग्रेस ने कहा ईडब्ल्यूएस को मिलने वाला आरक्षण सभी जाति और समुदाय के लोगों को मिलेगा। अब चलना है हमें सहारनपुर। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, का ये वादे जो पार्टियों ने किए हैं मैंने बताए, लेकिन इन वादों की परीक्षा आज होनी है। क्या देख रहे हैं आप, कैसी होगी परीक्षा शुरू? है बिल्कुल, देखिए वादों की बौछार है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वादे हैं उनका जो इम्पैक्ट है वो माना जा रहा है कि अगर उन वादों पर जनता ने यकीन किया तो इम्पैक्ट बड़े लेवल पर होगा और अगर यकीन नहीं किया तो वो वादे धरातल से गायब हो जाएंगे। जैसे कि मैं बताऊं, इस समय मैं सहारनपुर में हूं। ये जो पूरा पश्चिम यूपी का इलाका है, यहाँ पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने जाति जनगणना से लेकर के और तमाम तरह की जो गारंटियां और जिस तरह के जो ऑफर दिए हैं कि जो चीजें चुनाव जीतने पर दी जाएंगी वो सारी चीजें ये मायने रखती हैं। दूसरी और मोदी की गारंटी वहां से चल रही है जो बीजेपी सामने ला रही है। तो इन दोनों ही के बीच में ये सीधी टक्कर है और सीधी एक बड़ी बात मैं आपको और बताऊं, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा वो इन तमाम सारे वादों के ऊपर एक फैक्टर की तरह काम कर रहा है। ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, उस पर जनता कितना एतबार करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वोटिंग में ज्यादा वक्त बाकी नहीं है और इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज, इसलिए आप देखते रहिए ये ग्रैंड कवरेज एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं आप। पहले चरण के मतदान की और सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये कि आधे घंटे बाद पहले दौर का मतदान शुरू हो जाएगा। 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे इस पहले चरण में और सुबह 7 बजे से यह मतदान शाम के 6 बजे तक चलेगा। आधे घंटे का वक्त बाकी है। ताजा अपडेट और सबसे बड़ी अपडेट, आधे घंटे बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। इन लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान ठीक आधे घंटे बाद शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश पर भी हमारी खास नजर है, एबीपी न्यूज की नजर है और इसके बारे में डिटेल्स आपको देने वाली है पूजा। उन्हीं के पास चलने का वक्त है। ओवर टू यू। बिल्कुल, पहले चरण में कई ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जिन पर सबकी नजर है और उन्हीं में से एक सीट है छिंदवाड़ा। और छिंदवाड़ा पर सभी की नजर है क्योंकि यहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनावी मैदान में है। तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी सीधी टक्कर है यहां पर विवेक साहू और नकुलनाथ के बीच। तो छिंदवाड़ा में ये दो महत्वपूर्ण चेहरे जिन पर रहेगी सबकी नजर। नकुलनाथ कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, कमलनाथ के बेटे हैं, और वर्सेस विवेक साहू। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, 4 जून को नतीजे। लेकिन आज पहले फेज में जो महत्वपूर्ण सीटें हैं जिन पर हर कोई नजर बनाए हुए है कि आखिर यहां से कौन जीत दर्ज करेगा, उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण सीट है छिंदवाड़ा, जहां पर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनावी मैदान में हैं। तो यहां से हम आपको वो सभी महत्वपूर्ण सीटों का जिक्र कर रहे हैं जिन पर आज हर कोई देखना चाहता है कि किस तरीके से वोटिंग होगी, वोटिंग परसेंटेज कितना जाएगा, क्योंकि थोड़ा ही समय बाकी है और थोड़े समय के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। रविकांत इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। रविकांत, ये छिंदवाड़ा वो सीट है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि क्या नकुलनाथ यहां से जीत पाएंगे या विवेक साहू बाजी मारेंगे। लेकिन इसी बीच आप क्या देख पा रहे हैं, उत्साह है वहां पर वोटर्स के बीच? निश्चित रूप से यहाँ पर चूंकि जो छिंदवाड़ा के 2 सबसे महत्वपूर्ण बूथ हैं उनमें से एक पे हम हैं जहाँ पर नकुलनाथ, कमलनाथ और
जो नकुलनाथ की पत्नी हैं प्रियानाथ, उनको यहाँ पर आना है और वो वोटिंग करेंगी। पहले मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ पर इस बूथ पर वोटिंग करेंगी। छिंदवाड़ा से करीब 10 किलोमीटर ये है। जो सीट की बात है, काफ़ी कड़ी टक्कर है। कमलनाथ का जो 44 साल की यहाँ पर लोगों से कनेक्ट है वो एक तरफ है, और बीजेपी ने जो अपनी पूरी ताकत यहाँ पर इस बार लगाई है वो दूसरी तरफ है। ये कहना बेहद मुश्किल है यहाँ के लोगों के लिए भी कि जीत किसकी होगी, लेकिन इतना तय है और हर आदमी मान रहा है कि काफ़ी कड़ी टक्कर है, और हर एक ये कह रहा है कि दोनों ओर पलड़ा भारी है। कौन सा पलड़ा हल्का सा झुकेगा, कौन सा उठेगा, ये देखने की जो तस्वीर है बेहद दिलचस्प है। जो कमलनाथ ने यहाँ पर प्रचार किया, नकुलनाथ ने प्रचार किया, उसमें ज़्यादातर में कांग्रेस और नकुलनाथ का नाम गायब था। उस पूरे प्रचार में कमलनाथ अपने व्यक्तिगत कामों को गिनाते रहे, और जिस भी गांव में जाते थे वहां यही कहते थे कि अगर मैंने यहाँ के लिए कुछ लोगों के लिए काम किया हो तो मुझे वोट दो, नहीं तो नहीं दो। ये एक कॉन्फिडेंस कमलनाथ का इसमें देखने को आया है, और हर गांव में कोई ना कोई ऐसा रहा जिसके लिए जी रविकांत, यही सीट है जो एकमात्र सीट कांग्रेस ने जीती थी पिछले लोकसभा चुनाव में। अलवर आपको फिलहाल लेकर चलते हैं, और वहां से हमारे सहयोगी भी जुड़ी है। भूपेंद्र यादव क्या करें आपको? मतदान का विषय करेंगे, जो भी वादे किए सब पूरे करेंगे। जिस तरह से कांग्रेस बोल रही है कि 150 से 180 में सिमट जाएंगे, तो इन दावों को किस तरह से देखते हैं? अब की बार 400 पार जाएंगे। 400 पार का जो नारा है उसको लेकर भी जो कांग्रेस है वो कटाक्ष कर रही है कि कहीं ना कहीं शायद ईवीएम का खेल है या कोई और खेल है। इसको आप कैसे कहेंगे, क्या इसमें जवाब देंगे? कुछ नहीं है, चुनाव बहुत आजमाई हुई चीज़ है। ईवीएम को 20 साल से आजमाया, अभी उनकी भी तेलंगाना में सरकार आई, हिमाचल में आई। ये तो ईवीएम तो एक बहाना है, असली चीज़ है कि जनता ने उनको नकारना शुरू किया है। अलवर में क्योंकि अब केंद्रीय मंत्री अगर यहाँ पर आएंगे तो अलवर के लोगों की बहुत उम्मीदें हैं आपसे। क्या लगता है कि यहाँ पर क्या बदलाव देखने को मिलेगा, या एक स्मार्ट सिटी के रूप में अलवर देखने को मिलेगा? आज सब अधिक से अधिक मतदान करें, हमने जो कहा है सब पूरा करेंगे। लगातार जो वादे किए हैं, आखिरी सवाल सर, यादव वर्सेस यादव की यहाँ पे बैटल देखने को मिल रही है। आपको बाहरी का जो टैग लगा दिया गया है, इसको क्या? कर्म भूमि है, सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय मंत्री जो कि भाजपा के आगे बात भूपेंद्र जी की, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। वो कह रहे हैं कि अलवर उनकी कर्म भूमि है, इसलिए जनता का प्यार उनको मिलेगा। अब तमिलनाडु चलने का वक्त है। कोयम्बटूर से हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ कनेक्ट हैं। आशीष, ये सबसे बड़ा राज्य है दक्षिण का, बीजेपी ने यहाँ पर पूरा जोर लगाया, लेकिन वहां पर पारंपरिक रूप से किसका पलड़ा भारी है हमको मालूम है। क्या तैयारी आप देख रहे हैं, क्योंकि बस कुछ ही मिनट का वक्त बाकी है मतदान शुरू होने? जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। 39 सीटें हैं तमिलनाडु में। पूरे 39 सीटों में एक ही फेज में पहले प्रथम चरण में ही मतदान हो रहा है। द्रविडियन पॉलिटिक्स यहाँ पर हावी रही। डीएमके और एआईडीएमके की राजनीति सदियों से यहाँ पर सालों से चलती रही है, और इस बार बीजेपी की एंट्री ने यहाँ पर जो राजनीतिक हालात है उसको काफ़ी गर्म कर दिया है। हम इस समय कोयम्बटूर में हैं। कोंगुनाडु रीजन का हिस्सा है कोयम्बटूर। 8 अगर हम लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 8 लोकसभा क्षेत्र इस कोंगुनाडु में आते हैं, और यहाँ इस क्षेत्र को एआईडीएमके का गढ़ माना जाता रहा, और यहीं पर डीएमके और बीजेपी दोनों ताकत आजमाइश जोर आजमाइश कर रही हैं कैसे एआईडीएमके से यहाँ से ज़्यादा सीटें छीनी जाएं। अगर हम कोयम्बटूर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के राज्य के अध्यक्ष पूर्व आईपीएस अन्नामलाई हैं, 39 साल के हैं, आईआईएम ग्रेजुएट हैं, आईआईएम लखनऊ पास आउट है। उनके ओपोनेंट कौन है? एआईडीएमके से सिंगई रामचंद्रन है, वो भी आईआईएम पास आउट है, आईआईएम अहमदाबाद से पास आउट है, 36 साल उनकी उम्र है। अन्नामलाई 39 साल के हैं, एआईडीएमके के जो कैंडिडेट है 36 साल के, और डीएमके ने यहाँ पर पूर्व मेयर को, यहाँ पर गणपति आर राजकुमार को फील्ड किया। 59 ईयर्स, 59 साल के हैं, पूर्व मेयर रहे हैं। उन्होंने जयललिता के ऊपर पीएचडी कर रखी है। तो काफ़ी एजुकेशन के हिसाब से अगर बोले तो तीनों हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स हैं और तीनों हाईली एजुकेटेड हैं। इस सीट की अगर बात करें कोयम्बटूर लोकसभा की सीट की, तो करीब यहाँ पर 80 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं और करीब 3000 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। तैयारियां आप देख सकते हैं, हर एक पोलिंग बूथ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब इंतजार है कि कब वोटर आएगा और अपने मत का उपयोग करता हुआ अपना मनपसंद उम्मीदवार को चुनेगा, और रिजल्ट तो
आएंगे और उसमें बिल्कुल 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 आशीष, आप वहां पर नजर बना के रखिए। करीब 20 मिनट बाद मतदान शुरू होगा तो हम आपके पास वापस आएंगे और फिर से वहां की तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन अभी लगातार डिटेल्स हम आपको दे रहे हैं। हमारी सहयोगी पूजा बता रही है कि कौन सी सीटों पर टफ फाइट है, कौन से बड़े चेहरे मैदान में है। फिर से एक बार पूजा के पास चलने का वक्त। देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर की बात करेंगे सबसे पहले, और बस्तर में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं, बस्तर के बारे में क्या क्या अहम है, ये जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बस्तर में भी अब से थोड़ी ही देर के बाद चुनाव शुरू हो जाएगा, मतदान शुरू हो जाएगा। देखिए, ऐतिहासिक रूप से रामायण में दंडकारण्य का ये हिस्सा है जिसे कहा जाता है बस्तर, और बस्तर जिले में 80% लोग आदिवासी समाज के हैं। तो आदिवासी समाज यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों, झरनों और गुफाओं वाला ये इलाका है, संवेदनशील ये इलाका है जहाँ पर आज चुनाव होना है। 1998 से लेकर 2014 तक बीजेपी और फिर 2019 में यहाँ पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार 2024 में क्या होता है ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि 98 से 2014 तक बीजेपी यहाँ पर रही, लेकिन 2019 में यहाँ पर कांग्रेस आई। जेपी त्रिपाठी इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। जेपी त्रिपाठी, बस्तर जिला बहुत ज्यादा संवेदनशील है, वहां पर क्या तैयारी की गई है चुनाव के मद्देनजर, और क्या लोगों का वहां पर पोलिंग बूथ पर पहुंचना शुरू हो चुका है? देखिए, इस वक्त मैं बस्तर लोकसभा क्षेत्र के दंतेवाड़ा जिले में मौजूद हूं और यहाँ जो है लगातार जो है लोग पहुंच रहे हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई है। दंतेवाड़ा के मैं मतदान केंद्र में हूं, आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पूरी तैयारियां कर ली गई है, साथ ही जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी तैनात कर ली गई है। लोग यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं, और दंतेवाड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि दंतेवाड़ा वही जगह है जहाँ पर 2019 के चुनाव के वक्त यहाँ के बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी, और साथ ही 2013 में भी जब यहाँ बहन कर्मा विधायक थे तो उनकी भी झीरम घाटी में हत्या कर दी गई थी। तो इससे समझ सकते हैं कि बस्तर के जो पूरा इलाका है, यहाँ लोकसभा चुनाव कराना कितनी बड़ी चुनौती होगी। हालांकि अब जो है चीज़ें बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, लोग पहुँच रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं पहुँची हैं, उनसे बात करते हैं। वोट डालने पहुँचे हैं आप लोग? जी, वोट डालने। अच्छा, तो कितने टाइम से अभी आए हुए हैं? 7 बजे से शुरू होने वाला है, आप लोग पहले से अभी पहुँच गए हैं, उत्साह है? जी। ये नक्सल प्रभावित इलाका है, कोई डर वर तो नहीं है मन में? नहीं है डर में? नहीं। देखिए, हालात बदल रहे हैं, जैसा कि हमने कहा कि किसी तरह का डर नहीं है। कुछ युवा भी हैं, उनसे पूछते हैं। यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँचे आप? जी सर। 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, कोई डर वर तो नहीं है कि पिछली बार कहीं ना कहीं भीमा मंडावी की हत्या कर दी गई थी, तो कोई डर तो नहीं? नहीं सर, डर नहीं है सर। देखिए, यही बदलाव है कि यहाँ पर 2019 के चुनाव के वक्त जो है यहाँ जो लोकल विधायक थे भीमा मंडावी, उनकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन फिर भी बढ़ चढ़कर यहाँ पर लोगों ने मतदान किया था। हालांकि उस दौरान जो है 2019 के चुनाव में यहाँ से कांग्रेस के दीपक बैज चुनाव जीते थे, लेकिन अब यहाँ पर फिलहाल जो मुकाबला है वो कांग्रेस ने जो है यहाँ पर कवासी लखमा को खड़ा किया है। कवासी लखमा कोंटा से विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, और बीजेपी ने महेश कश्यप को चुनावी मैदान में उतारा है। तो यहाँ भी टफ फाइट मानी जा रही है बस्तर लोकसभा चुनाव को लेकर। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था भी बाकायदा तैनात कर दी गई है। ठीक है जेपी, आपने तस्वीरें दिखाई बस्तर की और वहां पर जो चुनौतियां रही हैं उसके बारे में विस्तार से बताया। अब जम्मू कश्मीर की बात करने का वक्त है। कठुआ लेकर चलेंगे आपको। अजय बाचलू हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उधमपुर नगर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वहां पर क्या स्थिति है और कैसी चुनावी लड़ाई है और मतदान की क्या तैयारी है, ये सब कुछ अजय हमें बताने जा रहे हैं। अजय, देखिए, मैं इस समय कठुआ में हूँ। ये बॉर्डर का इलाका है, लेकिन अभी करीब 20 मिनट है यहाँ पर पोलिंग शुरू होने में, लेकिन उससे पहले यहाँ इंद्रदेव ने दस्तक दे दी है और जम्मू कश्मीर में इस समय झमाझम बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है पानी जमा हो गया है, और यहाँ पर फिलहाल क्योंकि सुबह सुबह का समय और बारिश हो रही है तो लोग अभी कम ही घरों से बाहर आ रहे हैं और संभवतः इंतजार कर रहे हैं कि बारिश थमे तो वो लोग यहाँ पर वोटिंग करने आए। बता दूं, यहाँ पर 12 उम्मीदवार हैं इस लोकसभा सीट पर, लेकिन मुख्य मुकाबला यहाँ से मौजूदा सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह और कांग्रेस के प्रत्याशी लाल सिंह के बीच में है। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पोलिंग बूथ पर पोलिंग एजेंट तो पहुंचे ही है, लेकिन सुरक्षा के भी यहाँ व्यापक इंतजाम किए गए हैं। न केवल जम्मू कश्मीर पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी
यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये संवेदनशील इलाका है, पाकिस्तान का बॉर्डर साथ में लगता है। तो ऐसे में तैयारियां किस तरह से हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर पोलिंग स्टाफ जो है वो पहुंच चुका है। कुछ समय पहले ही हमने देखा यहाँ पर जो ईवीएम्स लगी थी उनकी भी एक फाइनल जो है टेस्टिंग हुई है यहाँ पर, ताकि जो वो वोटर यहाँ पहुंचे वो बिना किसी परेशानी के यहाँ से वोट डाल सके। लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू की इस सीट पर वोटिंग शुरू में वोटर थोड़ा कम आएंगे, क्योंकि अभी भी यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है, जिसका असर यहाँ पर मतदान पर पड़ सकता है और लोग थोड़ा जो है रुक के ही यहाँ वोट डालने आ सकते हैं। लेकिन तैयारी यहाँ पर पूरी है, न केवल सुरक्षा के लिहाज से बल्कि जो इलेक्शन कमीशन की तैयारी है वो भी लगभग यहाँ पूरी है। जी तो आइए अब सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जमुई से कुछ तस्वीरें देखिए सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर रखेंगे। चिराग पासवान के जीजा जो कि उम्मीदवार हैं और सबसे पहले भगवान का नाम लेते हुए पूजा अर्चना करते हुए सुबह सुबह आपको नजर आ रहे हैं। अरुण भारती इनका नाम है, चिराग पासवान के जीजा जो कि चुनावी मैदान में है। जमुई से तस्वीरें आपके सामने। थोड़ी देर में देखिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले भगवान का नाम लेते हुए पूजा आरती करते हुए नजर आ रहे हैं अरुण भारती चुनावी मैदान में जमुई से। ये सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती जो इस वक्त जमुई में पूजा पाठ करते हुए सुबह सवेरे नजर आ रहे हैं। देखिए महज 12 से 13 मिनट का समय बाकी है और उसके बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रचोदयात् ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे जमुई से। अरुण भारती इस वक्त पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं और अब सीधे आपको सहारनपुर का कुछ डेटा हम दिखाएंगे। सहारनपुर जो सीट जहां पर आज मतदान होना है, वहां पर किस किस के बीच टक्कर है, क्या महत्वपूर्ण है। सहारनपुर के पूर्व सांसद का परिचय आपको करा दें। मुजफ्फराबाद के पूर्व विधायक रह चुके हैं। बीजेपी वर्सेस देखिए यहां पर कांग्रेस के बीच टक्कर है। इमरान मसूद चुनावी मैदान में है और राघव बीजेपी से चुनावी मैदान में है। 2001 से राजनीति में आए, 2007 से इमरान मसूद राजनीति में आए। 3 बार के एमएलए और 1 बार के सांसद रह चुके हैं राघव, और जबकि इमरान मसूद 1 बार एमएलए रह चुके हैं। तो ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण डेटा आपके सामने। पूर्व विधायक निर्भय पाल शर्मा के बेटे हैं और उधर इमरान मसूद पूर्व केंद्रीय मंत्री रशीद मसूद के भतीजे हैं। इसके अलावा सहारनपुर जातीय संघर्ष में काफी ज्यादा चर्चा में रहे हैं राघव, और इमरान मसूद देखिए पीएम मोदी पर बयान से सुर्खियों में आए। और ज्यादा जानकारी ग्राउंड जीरो पर फिलहाल सहारनपुर में क्या स्थिति है, अभिषेक उपाध्याय सीधे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीट है सहारनपुर। इमरान मसूद यहां से चुनावी मैदान में है, बीजेपी से राघव चुनावी मैदान में है, लेकिन वहां पर अब से थोड़ी देर के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है सहारनपुर, और सबसे अहम बात यह है कि इमरान मसूद हैं कांग्रेस सपा गठबंधन से, राघव लखनपाल बीजेपी से, एक और इसमें एंट्री है माजिद अली की जो बीएसपी से हैं। ऐसे में अगर वोटों का बंटवारा होगा तो इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है, ये बात कही जा रही। दूसरी ओर इमरान मसूद के लिए भी ये लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई, वो लगातार चुनाव हार रहे हैं। पिछला विधानसभा चुनाव भी हार गए थे, उसके पहले का लोकसभा भी हार गए थे। तो अब उनके लिए ये लड़ाई है, इसको जीतना उनके अस्तित्व के लिए बहुत ही जरूरी हो गया है। प्रियंका गांधी का एक रोड शो यहाँ हुआ था, उसमें भारी भीड़ उमड़ी थी, इससे उनको उम्मीदें। और एक जो चंद्रशेखर आजाद, वो यही सहारनपुर के रहने वाले हैं, जो कि नगीना से लड़ रहे हैं, उन्होंने भी उनके लिए समर्थन की बात कही है, तो वहां से भी समर्थन जुटाया है। तो कुल मिलाकर के पूरी कोशिश इस बार की है कि इसी तरह से इस बढ़त को बनाया जाए। और राघव लखनपाल पिछला चुनाव कम अंतर से हारे थे, वो भी पूरी कोशिश से जुड़े हुए हैं, और माजिद अली के होने से लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। तो सहारनपुर एक बार फिर से एक तरह से ट्रेंड देगा पश्चिमी यूपी का, कि अगर यहाँ पर वोटों का बंटवारा होता हुआ दिखेगा तो आप समझ लीजिए यही वोटों की बंटवारे की तस्वीर हमको पश्चिमी यूपी के तमाम हिस्सों में दिखाई पड़ेगी। बीएसपी के आने से जो पोजीशनिंग से बंटवारा होगा, और बीजेपी इसका फायदा उठाने की पुरजोर कोशिश करेगी। जी, तो सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं इस इलेक्शंस की एबीपी न्यूज, क्योंकि इलेक्शन मतलब ही होता है एबीपी न्यूज। और बस कुछ ही मिनटों बाद मतदान शुरू होना है पहले चरण का, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय। और इसकी ग्राउंड कवरेज के लिए हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं।
जहां जहां भी जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उन सब की डिटेल्स हम आपको दे रहे हैं। किनके बीच में सबसे बड़ा मुकाबला है वो आपको बता रहे हैं। इससे पहले वहां का इतिहास क्या रहा है, लगातार आप ये भी एबीपी न्यूज पर जानेंगे। और क्या कहीं पर कोई समस्या आ रही है वोटिंग में, पोलिंग में, ये सब कुछ लगातार पूरे दिन एबीपी न्यूज आपको बताएगा और ये कवरेज लगातार जारी है। अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हैं, आप देख लीजिए। ये जो तैयारी है, ये जो काउंटडाउन है वोटिंग का, इसी से जुड़ी तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं। इस वक्त जो मतदान कर्मी हैं, पोलिंग बूथ पर जो लोग मौजूद हैं, जरा देखिए आप वो कैसे बिल्कुल तैयार हैं। वो अपनी मशीनों को टेस्ट कर चुके हैं, सारी तैयारियां पूरी कर चुके हैं। तमाम जगहों पर बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी है और पुख्ता तैयारी है, मजबूत तैयारी है इस मतदान के लिए, जो बस कुछ ही मिनटों बाद शुरू होने वाला है। तो जो महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आज संघ प्रमुख मोहन भागवत मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। नागपुर में मतदान है, नागपुर संघ का हेडक्वार्टर से हम सब जानते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत की तस्वीरें इस वक्त हमें लाइव मिल रही हैं। वो मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं और निश्चित रूप से उनका प्रयास है कि वो सबसे पहले मतदान करने वालों में से एक रहें। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले ही मतदान केंद्र पहुंच गए हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। और नागपुर से ये तस्वीरें हमें लाइव मिल रही हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। आपके इलाके में अगर आज मतदान है तो आप अवश्य मतदान केंद्रों पर जाएं और पहले मतदान करें, बाद में जलपान करें, ऐसा प्रयास करें। गर्मी भी है, जितनी सुबह जाकर आप मतदान करेंगे उतनी ज्यादा सुविधा होगी आपको। तो एबीपी न्यूज आपसे अपील कर रहा है कि आप मतदान केंद्रों पर जल्दी से जल्दी पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का प्रयास करें और अवश्य करें, जरूर करें अपने मताधिकार का इस्तेमाल। फिलहाल ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें निश्चित रूप से आपको प्रेरित करेंगी। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति इस देश के, वो देखिए कितनी सुबह मतदान केंद्र पहुंच गए हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, और बल्कि राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति जो एक कर्तव्य है उसका सफलतापूर्वक निर्वहन करने के लिए। तस्वीरें नागपुर से हैं, मोहन भागवत को आप देख रहे हैं, संघ प्रमुख हैं, वो पहुंचे हैं वहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और इसीलिए एबीपी न्यूज आपसे अपील कर रहा है कि अगर आपके चुनाव क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में आज मतदान है, पहले चरण के मतदान क्षेत्र में आपका भी क्षेत्र है, तो आप अवश्य जल्दी से जल्दी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और ये कर्तव्य निर्वहन करने से ना चूकें, अवश्य करें आप। तस्वीरें नागपुर से हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर और लगातार हमारी कवरेज जारी है। कुछ ही मिनटों में पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। सुबह 7 बजे का वक्त है, शाम के 6 बजे तक ये मतदान होगा। सुबह 7 से शाम के 6 बजे तक बस कुछ मिनट बाकी और उसके बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।